उस बुक का नाम है जीरो ईएमआई, अनलॉक योर फ्रीडम। और इस बुक को लिखा है रामा पैलानियप्पन ने। फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफे का ये कहना है कि अगर आप सच में स्मार्ट हैं तो आप बिना बोरो किए या लोन लिए अमीर बन सकते हैं। जो बेवकूफ होते हैं वो अपनी लग्जरी के लिए लोन लेते हैं, और जो अमीर होते हैं वो अपने पैसे से ही पैसा बनाते हैं। देखा जाए तो हमारी कंट्री में ज्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और हमारी कंट्री में शायद ही कोई ऐसी मिडिल क्लास फैमिली होगी जिसने कभी लोन नहीं लिया होगा, या जिसने छोटी छोटी चीजों को ईएमआई पर नहीं लिया होगा। हमें अपनी सोसाइटी में अपना स्टेटस बनाए रखना पड़ता है, और हमसे ज्यादा पैसे खर्च ना हो इसका भी डर हमें लगातार रहता है। हम सभी अमीरी और गरीबी के बीच में फंसे रहते हैं, और अच्छे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को फॉलो करके हम अमीर बन सकते हैं। लेकिन वहीं अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सही से फॉलो नहीं किया तो हम गरीब भी बन सकते हैं। अमीरी और गरीबी के बवंडर में फंसे रहने की वजह से ही शायद हमें मिडिल क्लास कहा जाता है। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिनका बचपन अच्छे से नहीं गुजरा होगा, यानी उन्होंने अपने बचपन से ही फाइनेंशियल क्राइसिस देखे होंगे, और बचपन में ही शायद उन्हें पैसे की अहमियत के बारे में पता चल गया होगा। और जब वो बड़े होते हैं तो उनकी कोशिश यही रहती है कि अपनी फैमिली को उस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकाले, और अपनी फैमिली को वो सारी फैसिलिटी दें जो बचपन में उन्हें नहीं मिली थी। इसके लिए वो अपनी एजुकेशन पर फुल फोकस करते हैं, और फिर अर्ली एज में ही जॉब करने लगते हैं। कुछ लोग तो अपनी एजुकेशन के दौरान ही दूसरों को ट्यूशन पढ़ाने लगते हैं, और उस ट्यूशन की फीस से ही अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को पूरा करते हैं। और वो जब पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद वो अच्छी जॉब को करने लगते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आपको जॉब छोड़कर बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस ही आपको सही मायने में फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। क्योंकि जब आप बिजनेस करते हैं तो आपकी अकाउंटेबिलिटी कम होती है, आप हर चीज के खुद ही ओनर होते हैं, आपको किसी चीज की रोक टोक नहीं होती। अपने ऑफिस का टाइम भी आप अपने हिसाब से ही बनाते हैं, और बिजनेस का मैनेजमेंट कैसे संभालना है ये सब आपके ही हाथों में रहता है। यानी बिजनेस आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ खुद की ओनरशिप भी देता है। जब हम बिजनेस के बारे में इतनी सारी खूबियों को सुनते हैं तो हम जॉब को छोड़कर बिजनेस की तरफ ही चले आते हैं, और हमें ये लगने लगता है कि बस अब हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम हमसे ज्यादा दूर नहीं है। अब वो दिन दूर नहीं होगा जब हम अपनी फाइनेंशियल डिजायर को पूरा कर लेंगे। इसका नतीजा यही होता है कि हम अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। हम ये भी नहीं सोचते कि बिजनेस करने का हमारे पास कितना एक्सपीरियंस है, या हमारी फैमिली या फिर हमारे किसी रिलेटिव्स ने कभी बिजनेस किया भी है या नहीं, ताकि हम उनके बिजनेस एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकें। हमें तो बस एक ही चीज नजर आती है, और वो है हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम और कंफर्टेबल लाइफ। हमारे पास जो भी कुछ सेविंग होती है हम उसे अपने बिजनेस में लगा देते हैं, और कुछ पैसे अपने फैमिली और फ्रेंड से उधार ले लेते हैं, और फिर यहीं से बिजनेस में भी डेट की शुरुआत हो जाती है। खैर, हम बिजनेस को जैसे तैसे शुरू करते हैं। सिंस हमें बिजनेस का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं रहता है, इसीलिए हमें अपने बिजनेस को डेवलप करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उस बिजनेस से मिलने वाली इनकम सिर्फ इतनी ही रहती है कि हम उस इनकम से ऑफिस या गोडाउन का रेंट और यूटिलिटी बिल्स ही पे कर पाते हैं, और अगर स्टाफ है तो स्टाफ की सैलरी ही दे पाते हैं। फिर आप फैमिली का खर्चा और बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए लोन ले लेते हो। जैसे तैसे करके आपको लोन भी मिल जाता है, लेकिन कुछ ही महीनों बाद आप फिर से फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाते हैं। आप पर डेट का पहाड़ आ जाता है। फिर आप उस लोन को बंद करने के लिए एक और लोन ले लेते हैं, और ऐसा करते करते आप डेट के जाल में फंस जाते हैं। जब आप लोन टाइमली पे नहीं कर पाते हैं तो फिर ड्यूज के लिए आपके घर रोजाना बैंक और कलेक्शन एजेंसीज वाले आने लगते हैं। तरह का हाल तब होता है जब हम क्रेडिट कार्ड लेते हैं। पहले क्रेडिट कार्ड अमीर लोगों के पास हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हुआ। क्रेडिट कार्ड कंपनीज ने भी अपना मेंटेनेंस और सर्विस चार्ज कम कर लिया था, और उन्हें अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना था। और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए उनका सबसे अच्छा टारगेट था मिडिल क्लास फैमिली, क्योंकि उन्हें मिडिल क्लास फैमिली की साइकी का पता था। वो जानते थे कि मिडिल क्लास फैमिली अपने स्टेटस सिंबल को मेंटेन करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मिडिल क्लास फैमिली हमेशा से अपर क्लास फैमिली की तरह ही बनना चाहती थी, और इसीलिए जो अपर क्लास फैमिली प्रोडक्ट यूज करते हैं वो भी वही यूज करना चाहती है, चाहे भले ही वो प्रोडक्ट को लोन पर लेना पड़े। क्रेडिट कार्ड आने से मिडिल क्लास फैमिली के लोगों ने क्रेडिट कार्ड को हाथों हाथ लेने लगे, और इसका यूज भी जमकर करने लगे, और कई लोग तो जरूरत पड़ने पर इससे कैश भी निकालने लगे थे। लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल फिजूल की चीजों को खरीदने में यूज करने लगे थे, और वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऐसी चीजें खरीद रहे थे जिसे वो बिना क्रेडिट कार्ड के भी खरीद सकते थे। क्रेडिट कार्ड को लेकर इन्वेस्टर्स वॉरेन बफे का ये कहना है कि क्रेडिट कार्ड से कभी भी वो चीज ना खरीदो जिसे तुम आसानी से अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में चार्जेस बहुत हाई होते हैं। ऐसे में अगर आप टाइम पर क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर पाए तो आपको अफोर्डेबल चीजों पर 18% से लेकर 20% तक इंटरेस्ट भरना पड़ सकता है। और जब लोग क्रेडिट कार्ड के बिल नहीं भर पाते और फिर उन पर इंटरेस्ट चार्जेस लगने लग जाते हैं तो ये चार्जेस कंपाउंड होता जाता है, और फिर क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए लोग एक और क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, यानी डेट कंट्रोल करने के लिए डेट की ही मदद ले लेते हैं। ऑथर कहते हैं कि मैं यहाँ पर बिजनेस और क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, और ना ही मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ कि आप बिजनेस ना करें। आप बिल्कुल बिजनेस करें और क्रेडिट कार्ड का यूज करें, लेकिन बिजनेस शुरू करने से पहले आपको खुद को डेट फ्री करना होगा। क्रेडिट कार्ड का यूज तभी करें जब आपको वाकई इसकी जरूरत हो, ताकि आप डेट फ्री रह सकें। ऐसा लोगों का मानना है कि फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए आपके पास बहुत सारी वेल्थ होना चाहिए, लेकिन सही मायने में ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करने से पहले आपको अपने डेट से फ्रीडम चाहिए होती है। डेट एक लीकेज की तरह होता है। जैसे अगर नल में लीकेज हो तो आप कितना भी पैसा भर लें, पानी उसी लीकेज के थ्रू निकलता जाएगा, और जब तक हम उस लीकेज को फिक्स नहीं करेंगे तब तक हम पानी स्टोर भी नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी तरह हमें पहले डेट के लीकेज को फिक्स करना होगा। पैसे सेव ना होने के और फाइनेंशियल फ्रीडम हमें नहीं मिलने की यही वजह है। इसीलिए हमें पहले अपनी लाइफ को डेट फ्री करना होगा,
तब जाकर कहीं हम फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे कि जब आप उस पैसे को खर्च करने लगें जो आपने कभी कमाया ही ना हो, तो आप डेट में हैं। और अगर इसे सिंपल वर्ड्स में कहें तो डेट का मतलब कर्ज, उधार या फिर लोन। अक्सर हम जरूरत पड़ने पर अपने रिलेटिव या फिर अपने दोस्तों से पैसे उधार ले लेते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जब हमारे पास पैसे आएंगे तो हम उन्हें लौटा देंगे। लेकिन अगर कभी हमारे पास पैसा आया ही ना और हम उधार लिए पैसों को ना लौटा पाए, तो ऐसे केस में हमारे ऊपर डेट बढ़ जाता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि पैसे वापस ना कर पाने पर लोग हमें बेइज्जत करने लगते हैं और कभी कभी हमारे घर आकर भी मांगने लगते हैं। ये हार्श रियलिटी है और इन चीज़ों को हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते। ये सभी चीज़ें हमारी सोसाइटी में ही होती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम जिस कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं उस कंपनी को अपने बिजनेस में बहुत नुकसान होता है और वो कंपनी बंद होने के कगार पर होती है। और हमारे सामने यही टेंशन रहती है कि हमने जो लोन लिया है उसकी ईएमआई कैसे चुकाएंगे। इन सभी चीज़ों के लिए हम अपने ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी को कोसते रहते हैं। हमारे अंदर डर और इनसिक्योरिटीज आने लगती है, क्योंकि एक बार को दोस्तों और रिलेटिव्स का उधार हम कुछ वक्त की मोहलत लेकर दे सकते हैं, लेकिन बैंक हमें मोहलत नहीं देता है और बैंक से लिए लोन पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। इन सब वजहों से हमारे अंदर स्ट्रेस आ जाता है और तरह तरह की बीमारियां भी हमें घेरने लगती हैं। इन्हीं सब वजहों की वजह से ये कहा गया है कि डेट इज डेंजरस। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डराया नहीं जा रहा है, बस आपको डेट के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग हो यही बताया जा रहा है। अगर आपको ईएमआई भरने का कोई टेंशन ना हो तो आपके अंदर किसी भी तरह का कोई डर नहीं होगा और ना ही किसी तरह की कोई इनसिक्योरिटीज होंगी और ना ही आपको जॉब चले जाने का डर होगा। आपको अक्सर ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है कि एक फैमिली ने कर्ज में डूबकर जान दे दी। आप इमेजिन करें कि डेट का प्रेशर उस फैमिली पर कितना ज्यादा हुआ होगा कि जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। अगर उन्होंने लोन ना लिया होता और उन पर ईएमआई चुकाने का प्रेशर ना होता तो शायद वो ये स्टेप कभी ना लेते। इसी तरह मिस्टर एक्स ने क्रेडिट कार्ड लिया था और जब उसका क्रेडिट कार्ड बिल आता है तो वो सिर्फ मिनिमम अमाउंट ही पे करता है और क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करता ही रहता है। उस शख्स ने ऐसा कई महीनों तक किया, जब भी बिल आए उसका मिनिमम अमाउंट पे कर देता था। ऐसा करते करते उसके बिल के आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर इंटरेस्ट लगने लगा और लेट फीस भी लगने लगी। फाइनली मिस्टर एक्स को आउटस्टैंडिंग अमाउंट का डबल अमाउंट पे करना पड़ा। अक्सर इसी तरह से एक इंसान डेट ट्रैप में भी फंस जाता है। डेट ट्रैप को इस एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर एक्स के फ्रेंड थे मिस्टर वाई। मिस्टर वाई को स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने का बड़ा ही शौक था। हालांकि ये एक अच्छी चीज है और हम सबको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। मिस्टर वाई को शेयर मार्केट की बहुत डीप नॉलेज नहीं थी, लेकिन ट्रेडिंग करते करते उन्हें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ गया था और वो अक्सर स्टॉक खरीदते और फिर प्रॉफिट होते ही उसे बेच देते थे। इस तरह से वो स्टॉक मार्केट के थ्रू अच्छी अर्निंग कर रहे थे। एक दिन उनके किसी खास फ्रेंड ने उन्हें अशोक लेलैंड के ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीदने की एडवाइस दी, क्योंकि मार्केट में ऐसी बात चल रही थी कि शायद अशोक लेलैंड के शेयर के प्राइस डबल हो जाएंगे। मिस्टर वाई अपने फ्रेंड की बातों से पूरी तरह से कन्विंस हो गए थे, लेकिन अशोक लेलैंड के शेयर खरीदने के लिए उनके पास जरूरी फंड नहीं था। खैर, शेयर खरीदने के लिए मिस्टर वाई ने 5 लाख का पर्सनल लोन ले लिया था, जिसकी ईएमआई थी 9100 रुपए। मिस्टर वाई को लग रहा था कि अशोक लेलैंड के शेयर को खरीदना प्रॉफिटेबल होगा, इसलिए उसने पूरे 5 लाख के शेयर खरीद लिए। मिस्टर वाई ने इंटरेस्ट और शेयर से होने वाला प्रॉफिट का पूरा अजम्पशन निकाल लिया था और उनके अजम्पशन के हिसाब से वो प्रॉफिट में थे। लेकिन एक ट्विस्ट आ जाता है। सडनली मार्केट डाउन हो जाती है और सभी कंपनीज के शेयर के प्राइस भी पूरी तरह से गिर जाते हैं। मार्केट क्रैश होने की वजह से मिस्टर वाई शेयर भी नहीं बेच सकते थे, क्योंकि इससे उसको लॉस हो जाता और उधर पर्सनल लोन की ईएमआई भी आने लगी थी। 1 साल बाद अशोक लेलैंड में इन्वेस्ट किए गए 5 लाख बचकर सिर्फ 70,000 रुपए रह जाते हैं। इधर मिस्टर वाई के लिए ईएमआई पे करना मुश्किल हो जाता है। फाइनली मिस्टर वाई को 5 लाख के बदले 8 लाख इंटरेस्ट और चार्जेस मिलाकर बैंक को पे करना पड़ा था। अगर कोई चीज बुरी है तो उसकी कुछ ना कुछ अच्छाई भी होगी। अगर हम ये कहते हैं कि लोन लेना डेंजरस है, तो कभी कभी लोन की वजह से हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। कुछ ऐसे लोन हैं जो हमारी परेशानियों को कम भी करते हैं और अगर हम वो लोन ना लें तो शायद हमारा काम ना चले। डेट अच्छा भी है और बुरा भी है। आपको एक घर खरीदना है अपने लिए, और आज के इस दौर में आप सेविंग करके अपने लिए घर बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि घर खरीदना बहुत ही महंगा टास्क हो गया है। अगर आप किसी चीज के लिए लोन ले रहे हैं और उस चीज की वैल्यू फ्यूचर में बढ़ती जाएगी, तो वो लोन या वो डेट आपके लिए गुड डेट है। एग्जाम्पल के तौर पर हाउसिंग लोन। एक घर को खरीदने के लिए आपको लाखों रुपयों की जरूरत पड़ती है और आज की डेट में इतना कैश इन हैंड अपने पास कोई रखता ही नहीं है। ऐसे में घर लेने की ऑब्वियस चॉइस होती है हाउसिंग लोन। बैंक जब आपको लोन अमाउंट देगा तो उसमें इंटरेस्ट चार्जेस भी लगाएगा और आपके घर की जो टोटल कॉस्ट होगी उसमें लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट भी जोड़ा जाएगा। घर की जो वैल्यू है वो हर 1-2 साल में बढ़ती जाएगी और जब तक आप अपने लोन को चुका लेंगे तब तक आपके घर की वैल्यू आपके लोन अमाउंट से कहीं ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए हाउसिंग लोन लेकर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। गुड डेट की लिस्ट में नंबर 2 पर है बिजनेस लोन। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर आगे बढ़ाने के लिए हमें बिजनेस लोन की जरूरत पड़ती है और बिजनेस करने का यही ऑब्जेक्टिव होता है कि बिजनेस में हमने जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है उस इन्वेस्टेड अमाउंट के रिटर्न में हम प्रॉफिट कमाएं, यानी पैसे से पैसा बनाएं। बिजनेस लोन लेकर जो बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगा, आप प्रॉफिट से कुछ अमाउंट निकाल कर उस इंटरेस्ट को पे कर सकते हैं। जब आपका बिजनेस सेटल हो जाएगा और स्मूथली रन करने लगेगा तो आपके बिजनेस की वैल्यू भी बढ़ जाएगी और आपकी बिजनेस की वैल्यू जब आपका बिजनेस लोन खत्म हो जाएगा तो आपके लोन अमाउंट से कहीं ज्यादा हो जाएगी। यानी अगर आपने 10 लाख का लोन लिया है तो बिजनेस की वैल्यू बढ़कर 15 लाख हो जाएगी। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही इशू है, आपने जो भी बिजनेस शुरू किया है और अगर वो बिजनेस कहीं सही नहीं चल पाया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप जो बिजनेस स्टार्ट करें उसे सोच समझ कर करें और फिर तभी बिजनेस लोन लें।
एजुकेशनल लोन गुड डेट की लिस्ट में थर्ड नंबर पर आता है। हम एजुकेशन पर पैसा खर्च करने को एक्सपेंस नहीं मान सकते, क्योंकि एजुकेशन से हमें ही फायदा होता है। हम पढ़ लिख कर इस काबिल बनते हैं कि हम फ्यूचर में पैसा कमा सकें। इसीलिए एजुकेशनल लोन गुड डेट की कैटेगरी में आता है। ज्यादातर एजुकेशनल लोन हाई वैल्यू प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए ही लिया जाता है, जैसे MBA, BTech, MTech, BE एटसेट्रा। और इन सब कोर्सेज के रिटर्न भी अच्छे ही मिलते हैं। इन प्रोफेशनल कोर्सेज को करके जॉब अपॉर्चुनिटी भी अच्छी मिलती है और सैलरी भी अच्छी मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मुझे IIM से MBA करना है और उसके लिए मुझे 30 लाख की फीस भी भरनी है, तो मैं एजुकेशनल लोन लेकर वो फीस भर दूंगा और जब अपनी MBA की पढ़ाई पूरी कर लूंगा तो मुझे जॉब भी अच्छी जगह मिल जाएगी। यानी मेरा एजुकेशनल लोन लेना वर्थ होगा। गुड डेट के बाद अब हम बात करेंगे बैड डेट की। अगर आप उन चीजों के लिए लोन लेते हैं जिन चीजों की फ्यूचर में वैल्यू ना बढ़े, तो वो लोन या डेट बैड डेट कहलाता है। बैड डेट की लिस्ट में सबसे पहला आता है कंज्यूमर लोन या